नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आज मैं आपके एक नया हड़प्पा पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे वो है हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। आखिर में उनका रहन सहन कैसे था, आखिरकार वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे थे, किन वस्तुओं पर वो डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, ठीक है। अनाज में किस प्रकार के वो अनाजों का यूज़ करते थे, पशुओं में किस पशुओं से वो परिचित थे। इन सभी बातों पर आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं और चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास का हिस्ट्री का, वो है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हमने हड़प्पा की खोज की कहानी पढ़ ली थी, इसका नामकरण पढ़ लिया था, ठीक है। इसके साथ ही हमने इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ लिया था, ठीक है। इसका कालक्रम पढ़ लिया था हमने, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, आखिरकार जो हड़प्पा के जो लोग थे वो किस प्रकार निर्वाह करते थे, मतलब अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे, किन किन वस्तुओं पर वो डिपेंडेंट थे, निर्भर थे। तो उन वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में वो निर्वाह किस तरीके से करते थे वो पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। पिक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें दे रहे, बहुत सारे अपने को अनाज दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको, पशु दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, इस प्रकार कुछ दिख रहा है। तो जो हड़प्पा जो वासी थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो हड़प्पा के जो निवासी थे, वहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति थे, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर थे। तो सबसे पहली बात तो किस पर डिपेंडेंट थे, वो कृषि पर डिपेंड थे। मतलब वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, कृषि करते थे, बिल्कुल कर रहे थे कृषि, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि करते थे, साथ में पशुपालन भी करते थे, ठीक। कृषि करेंगे तो पशुपालन, सीधी फंसे, पशुपालन कर रहे हैं इसका मतलब वो कृषि करेंगे, जहाँ पशु होंगे तो कृषि होगी 100%। दूसरा, तीसरा, शिकार पर भी निर्भर थे, वो बिल्कुल आए थे, जंगलों में आते थे और शिकार भी कर रहे थे, ठीक है। और खान पान के अंदर किस पे डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा मछलियों पर, मछली पर। तो मछली पकड़ने का काम भी करते थे वो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा वो डिपेंडेंट है, वो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आती है, जो इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंडेंट थे और निर्भर थे। तो क्या दिमाग में क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे, ठीक है। और शिकार में जैसे मछली है, मछली पकड़ने का काम भी करते थे, और साथ में पेड़ पौधों से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं उन पर वो निर्भर थे। इन सभी चीज़ों पर वो निर्भर करते थे। अब हड़प्पा स्थल से हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है। देखो, पशुपालन होगा तो कृषि करेंगे, कृषि होगी तो अनाज होगा। तो अनाज में कौन कौन से साक्ष्य मिले हमको, तो अनाज के अंदर जो पहला साक्ष्य मिला है वो आपको दिख रहा है, किसका मिला है, गेहूं का मिला है, फिर जौ का मिला है, फिर चना मिला है, और क्या मिला, तिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सबसे पहला जो हमें अनाज मिला है वो क्या मिला है, गेहूँ मिला है, ठीक है। गेहूँ के अलावा और क्या मिला है, जौ मिला है, और क्या मिला है, चना मिला है, चना मतलब सफ़ेद चना बोल सकते हैं, और क्या मिला है, तिल मिला है, और क्या मिला है, तिल मिला है, ठीक है। तो ये 4 अनाज के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से, या इनके स्थलों से हमें 4 प्रकार के अनाज के साक्ष्य मिले हैं। कौन से, गेहूँ, चना, जौ और तिल, ठीक है। गेहूँ, जौ, चना और तिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो दिख रहा है आपको चित्र में, क्या मिला है, गेहूँ मिला है, और क्या मिला है, जौ मिला है, और क्या मिला है, बाजरा मिला है, ठीक है। बाजरा भी मिला है एक्चुअली, लेकिन हमें खास ध्यान रखना है गेहूँ, जौ, चना, तिल। बाजरा भी मिला है, हम करेंगे बाजरा कहाँ से मिला है वो भी बताएंगे। बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वो किस स्तर से मिले। पर मोस्टली अगर बात करें, हम जनरली बात करें तो गेहूँ, जौ, चना और तिल, ये 4 वस्तुएं इनको मिली हैं, ठीक है। क्या मिले, 4 वस्तुएं मिली हैं, गेहूँ, जौ, चना और तिल। ये 4 प्रकार के अनाजों के साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है उसमें से एक है गुजरात है। गुजरात से हमें
ये भी गुजरात भी एक स्थल ही है, जैसे लोथल है, इस प्रकार जो है ना, वहाँ से गुजरात के कुछ स्थलों से हमें क्या मिला है, बाजरा मिला है। क्या मिला है, बाजरे के दाने मिले हैं। ठीक है, तो गुजरात में कौन कौन सा आता है, सुरकोटड़ा है, जैसे कि लोथल है, धोलावीरा है, ये जो स्थान है वहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के दाने। मतलब वहाँ जब उत्खनन हुआ खुदाई होगी तो खुदाई के दौरान इन अनाज के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाजरे के साक्ष्य में क्या सब है, गुजरात के स्थलों से, जैसे हम बात कर सकते हैं लोथल है, धोलावीरा है, ठीक है, सॉरी लोथल है, और हम बात कर सकते हैं सुरकोटड़ा है। ठीक है, इस प्रकार के स्थलों से हमें बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना आपको, कहाँ से कहाँ, बाजरे के। ठीक है, यस, ऐसे आ सकते हो। गुजरात से हमें क्या मिला है, तो आ सकते हैं गुंजा, बाजा। बाजा कहाँ गुंजा, गुजरात के अंदर। बाजा कहाँ गुजरा, गुजरात के, मतलब गुजरात के स्थलों से हमें क्या मिला है, बाजरा। तो यहाँ हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो आप, इसकी जो ट्रिक है, ठीक है, बाजा कहाँ गुंजा, गुजरात से। तो बाजरे के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, गुजरात के स्थलों से। गुजरात के स्थल कौन कौन से हैं, लोथल है, सुरकोटड़ा है, ठीक है, ये सारे हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, वो सारे गुजरात के हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और हड़प्पा के जो वासी थे या हड़प्पा वासी थे, और किन किन चीज़ों से विज्ञ थे, जानते थे, या फिर हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अच्छे से वाकिफ़ थे, जैसे कि किन किन का यूज़ करते थे, जैसे जानवरों के अंदर, पशुपालन के अंदर किन किन पशुओं से वो अच्छे से वाकिफ़ थे, या फिर उन पशुओं का यूज़ करते थे, भेड़, बकरी, बैल, भैंस और शुअर। ठीक है, तो कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं, एक तो भेड़ है, एक क्या है, बकरी है, एक क्या है, बैल है, और क्या है, भैंस है, और क्या है, शुअर है। ठीक है, यस, इसकी जो ट्रिक याद कर सकते हैं, हड़प्पा स्थलों से, हड़प्पा स्थलों से, ठीक है, कौन से जानवरों या पशुओं के क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले। तो इसकी ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या रखनी है, बीबी की भैंस, क्या रखनी है, बीबी की भैंस, बीबी की भैंस, ठीक है, बेशुर। बीबी की भैंस, ठीक है, बीबी की भैंस कैसी है, बेशुर है, मतलब उसका कोई शुर ही नहीं है। बी का मतलब आ सकता है भेड़, ठीक है, बी का मतलब बकरी, भैंस का मतलब भैंस, बे का मतलब बैल, और सुर का मतलब शुअर, सुर का मतलब सुअर। तो कैसे याद रखोगे इसकी ट्रिक, ये जो मैं ट्रिक बनाई है, ये इस ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो, अगर आ जाए कि हड़प्पा के किन स्थलों से हमें बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, तो गुजरात के स्थलों से। बाजा कहाँ गुंजा, गुजरात में गुंजा। बाजा कहाँ गुंजा, गुजरात में गुंजा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि हड़प्पा के किन किन स्थलों से, या हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों से हमें किस किस पशुओं के अर्थात जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उस में ट्रिक है, एक ट्रिक याद रखनी है, आप नोट्स बना लें, बीबी की भैंस बेशुर, ठीक है, या बीबी की भैंस बेशुरी, इतना याद रखना है। बीबी की भैंस बेसुरी, बी से बकरी, बी से भेड़, बी से बकरी, भैंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बे से बैल, और सूरी से शुअर, सूरी से सुअर। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा जो हड़प्पाकालीन स्थलों से या हड़प्पावासी किन किन जानवरों से या किन किन पशुओं से वाकिफ़ थे, तो कौन कौन से वाकिफ़ थे, या किस किस से प्रमाण मिले हैं वहाँ से हमें, ऐसा भी आ सकता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है हड़प्पाकालीन स्थलों से हमें किन किन पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, किन किन पशुओं से वाकिफ़ थे, किन किन पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, या किन किन पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, एक ही क्वेश्चन है। तो आपको ट्रिक एक ही याद है, बीबी की भैंस बेशुरी, बी से भेड़, बी से बकरी, भैंस ऑलरेडी है, बे से बैल, और सूरी से शुअर। इन जानवरों की हमें हड्डियाँ प्राप्त हुई है, इन जानवरों की हमें क्या प्राप्त है, हड्डियाँ प्राप्त हुई है। और इन्हीं जानवरों से वो लोग क्या कर रहे थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक है,
पशुपालन भी करते थे और साथ ही इन्हीं जानवरों से, ठीक है, मांस भी प्राप्त करते थे। मतलब पशुपालन और मांसाहार के प्रमाण हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं और उन हड़प्पा स्थलों से किन किन जानवरों के या पशुओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो एक ही ट्रिक है, बीबी की भैंस बेसुरी, बीबी की भैंस बेसुरी, बी से बकरी, बी से बैल, भैंस बैल बकरी और सुरी से शुअर, ठीक है। बी का मतलब क्या है, भेड़, बी का मतलब क्या है, बकरी, भैंस ऑलरेडी है, बे से बैल और सुरी से शुअर। इन जानवरों की या इन पशुओं के साक्ष्य हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, या फिर इन जानवरों की हड्डियां हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है, या फिर हम कह सकते हैं पशुपालन और मांसाहार के प्रमाण जो हमें मिले हैं वो किन किन पशुओं के मिले हैं। तो कह सकते हैं भेड़, बकरी, बैल, भैंस तथा शुअर की हड्डियां मिली हैं, ताकि और इन्हीं पशुओं को क्या है, और साथ ही क्या मिला है, ये हड़प्पावासी थे, इन पशुओं को पालते थे तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और इन्हीं पशुओं से मांसाहार या मांस प्राप्त होता था, इसलिए मांसाहार के भी प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़े, चलो। तो ये जो ट्रिक है वो आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लें और इसको अच्छे से लर्न करें, पढ़ें, याद करें, रिवीजन करें बार बार और खुद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और इसके बाद आप क्वेश्चन का हल करेंगे। ये टॉपिक समाप्त होने के बाद मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा हड़प्पा सभ्यता पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे जो बोर्ड की क्लासों में पूछ चुके हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है आने वाली एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। अब वहाँ के लोग हैं वो जंगली जानवरों से भी, ठीक है, वहाँ से हमें जंगली जानवरों के भी प्रमाण मिले। तो जंगली जानवरों में कौन कौन से प्रमाण मिले, एक तो मिला है हिरण, एक मिला है जंगली सुअर, जंगली सुअर का मतलब वही वराह, ठीक है, तथा घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। अगर जंगली जानवरों की बात करें, हड़प्पा सभ्यता से जंगली कौन कौन से जंगली जानवरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो आपको आंसर देना है कितने, एक तो मिला है हमें हिरण मिली है, हिरण के साक्ष्य मिले या हिरण की हड्डियाँ मिली हैं। दूसरा मिला है हमें मिला है जंगली सुअर, जिसको हम वराह भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और तीसरा है घड़ियाल, इनके हड्डियों के साक्ष्य हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं और ये सारे क्या थे, जंगली जानवर, ठीक है। तो परीक्षा में आ सकता है हड़प्पा स्थल से हमें किन किन जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं या हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको आंसर देना है हिरण, शुअर और घड़ियाल, हिरण, शुअर, जंगली सुअर और घड़ियाल, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, यस, और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मछलियों तथा पक्षियों की हड्डी भी प्राप्त हुई है, मतलब हड़प्पा स्थलों से हमें पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं और मछलियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। मछली का इसका मतलब वो यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से मछलियों की हड्डियां भी मिलेगी। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वहाँ से हमें हड्डियों की भी मछलियों की हड्डियों और पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे अब मछलियों का प्रयोग किस में होगा, भोजन में होगा, सीधी सी बात है। भोजन में मोस्टली वो किसका यूज़ करते थे, मछली का करते थे और पक्षियों का भी उपयोग करते थे। ये सारे प्रमाण हमें हड़प्पाकालीन स्थल से या हड़प्पा के स्थल से या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें प्राप्त हुए। परीक्षा में प्रश्न आएगा, ठीक है, हड़प्पा से हमें किस किस जानवरों पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बात कर सकते हो, क्या बात कर सकते हो, ठीक है, भेड़, बकरी, बैल, भैंस, सुअर। और जंगली जानवर की बात करें तो हिरण, जंगली सुअर और घड़ियाल। और पक्षियों में और दूसरी बात करें तो मछली और पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें वहाँ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, हड़प्पा के स्थलों से। अब यहाँ देख पा रहे हो, देखो गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा कहाँ बजा, गुजरात में, ठीक है, ठीक है, बाजरा कहाँ बजा, गुजरात में। बाजरा के साक्ष्य कहाँ मिले, गुजरात के अंदर जितने भी स्थल हैं वहाँ से मिले, ठीक है। देखो ये बैल है, बैल के भी साक्ष्य मिले हैं,
ठीक है। ये पशुपालन है, ये पशु है ना, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से पशुपालन के साक्ष्य, कौन कौन से पशु थे जो हड़प्पा वाले उनका क्या करते हैं, पालन करते थे। मेल मिला है, ये भैंस मिली है, ये भेड़ मिली है, ये बकरी मिली है, ये सूअर मिली। साथ ही भोजन में किसका यूज़ करते थे, मछली का यूज़ करते थे, पक्षी का यूज़ करते थे, ठीक है। इनका यूज़ करते थे कौन, हड़प्पा के लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ें। यस, ये तो होगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो है हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। अगर परीक्षा में हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बड़े वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके आनी है। यहाँ के जो निवासी थे वो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार भी करते थे और मछली पकड़ने का कार्य भी करते थे। और ये मछली है, अगर मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये इसका प्रयोग किस में करते थे, भोजन के रूप में करते थे। और पेड़ पौधों से जितने भी इनको खाद्य पदार्थ, चाहे वो फल हो, पत्तियां हो, इनका यूज़ करते हुए अपना जीवन को आसान तरीके से स्पेंड करते थे, ठीक है, गुजारते थे, मतलब निर्वाह करते थे, ठीक है। अगर अनाज की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, तिल आदि अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद करते हैं, ये गेहूँ, जौ, चना, तिल हो गए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट। अच्छा, बाजरे के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं या गुजरात के स्थलों से मिले हैं। बाजा कहाँ बजा, गुजरात में बजा, ठीक है। यस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, या छोटा सा एक पॉइंट था, चावल। यस, चावल के दाने अपेक्षाकृत बहुत कम मिले, मतलब चावल के साक्ष्य में ना के बराबर मिले। एक दो जगह जो मिले हैं वो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना है, ये जितने भी अनाज हैं इन अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमें बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा के स्थलों से चावल के जो साक्ष्य हैं वो बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा किसके हुए हैं, गेहूँ, जौ, चना, तिल और बाजरे के साक्ष्य में, बाजरे के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा से अगर प्रश्न आ जाए जानवरों के बारे में या पशुपालन के बारे में, तो आप क्या करोगे, बकरी, बैल, भैंस, सूअर, ठीक है, इनकी हड्डियाँ मिली है, इसका मतलब ये पशुपालन करते थे और इसी से मांस भी प्राप्त करते थे, ठीक है। जंगली जानवरों की बात करें तो हिरण, ठीक है, हिरण का शिकार करते थे। और क्या करते थे, घड़ियाल, घड़ियाल आपको दिख रहा है, मतलब वही मगरमच्छ की हड्डियाँ मिली हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है, इनका वो क्या करते हैं, यूज़ कर देते हैं भोजन के रूप में, ठीक है, या शिकार के रूप में, दोनों में, ठीक है। यस, भोजन के रूप में वो किसका यूज़ करते हैं, भोजन में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एक तो अनाज का उपयोग करते हैं, और दूसरी बात करें तो मछलियों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, पक्षियों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों, ये साक्ष्य कहाँ से मिले, हड्डियाँ मिली, इसका मतलब डेफिनेटली है ये अपने भोजन के अंदर इनको शामिल करते थे। कौन, हड़प्पा के निवासी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करते हैं दूसरा जो पॉइंट है, आखिर में हड़प्पा के लोग किस प्रकार से कृषि करते थे, कृषि किस प्रकार की उन्नत थी वहाँ, ठीक है, किन किन चीज़ों का यूज़ करते, कृषि के हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से अनाज के साक्ष्य मिले हैं, वो सारे हम यहाँ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पढ़ेंगे वो है कृषि प्रौद्योगिकी, कि आखिर में ये जो लोग थे वो कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कृषि का विकास पे किस प्रकार हुआ, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। यस, यस, कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है। सबसे पहले हमें किसके साक्ष्य मिले, किसके स्रोत मिले हैं भाई, सीधी सी बात है, स्रोत जो मिले हैं बिल्कुल कृषि के संकेत हमें मिले हैं, ठीक है। कैसे मिलेंगे बताओ, कृषि के संकेत कैसे मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में अगर पशुओं को पाल रहे हैं, इसका मतलब पशुओं से क्या करेंगे, वो कृषि करेंगे, और कृषि से खुदाई के दौरान हमें क्या प्राप्त हुए, अनाज मिले। तो इसी को देखते हुए, इन अनाज के दानों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। तो कृषि के भी संकेत हमें मिले हैं, किससे साक्ष्य मिले, अनाज के जो दाने मिले, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी के जो लोग थे, ये हड़प्पावासी के लोग जो लोग थे, जो निवासी थे, वो कृषि भी करते थे। यस, नेक्स्ट, मोहरों पर व मृण मूर्तियों पर कृषक का रेखांकन मिला है। मोहरे मिलती हैं, मोहरे समझते हो ना, यस, मोहरे जो मिलती है ना, या मृण मूर्तियाँ, मिट्टियों से बनी हुई मूर्तियाँ, उस पर हमें क्या मिला है, कृषक का रेखांकन मिला है, मतलब किसान का रेखांकन मिला है, ऐसा चित्र मिला है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग डेफिनेटली कृषि क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है।
और साथ ही क्या मिला है वहाँ, किसके प्रमाण मिले, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे वो लोग, बैलों का प्रयोग करते थे। याद रखना है। देखो हमने अगली स्लाइड्स में पढ़ा था ये देखो बैल कहाँ गया, ये रहा, ये बैल है ना, ये बैल है ना, ये रहा बैल, ठीक है। पशुपालन करते थे, पशुपालन में किसका करते थे, वो पशुओं को पालते थे, उसमें से कौन सा पशु, बैल। अब बैल का प्रयोग किस में होता है मुझे बताओ, खेती करने में होता है, यस। तो कृषि के संकेत मिले हैं, तो कृषि करने के लिए किस पशु का उपयोग करेंगे, वो बैल का करेंगे। ऐसा सिंपल से याद रखा। देखो ये व्यक्ति है क्या कर रहा है, अपने खेत के अंदर जोत रहा है, किसके थ्रू जोत रहा है, बैल के थ्रू। मतलब कृषि के संकेत मिले हैं, और कृषि को करने के लिए कौन से पशु का यूज़ करते हैं, बैल का। तो बैल के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, बैलों का प्रयोग होता था वहाँ पे, ठीक है। चेलिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के, सिंध और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं चेलिस्तान, ठीक है। चेलिस्तान से हमें कई स्थलों से, एक तो चेलिस्तान के कई स्थलों से, और बनावली कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है, हरियाणा के। वहाँ से हमें मिट्टी से बने हल प्राप्त हुए हैं भाई। कहाँ से, एक तो चेलिस्तान से, समझना अच्छे साहब, चेलिस्तान से, ठीक है, और दूसरा बनावली से। और बनावली कहाँ पर है भाई, हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। ये जो चेलिस्तान है, ये पता होना चाहिए चेलिस्तान कहाँ पर स्थित है भाई। ये जो भाग है, ठीक है, थार के रेगिस्तान से, किससे, थार के रेगिस्तान से लगा हुआ जो भाग है उसी को बोलते हैं चेलिस्तान। क्या बोलते हैं, चेलिस्तान। क्या बोलते हैं, चेलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। थार के रेगिस्तान से जो लगा हुआ भाग है उसी को बोलते हैं चेलिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। और ये कहाँ पर है भाई, ठीक है, ये कहाँ पर है, थार का रेगिस्तान किससे लगा हुआ है, ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है, पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है थार का रेगिस्तान। और ये चेलिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में ही है। तो इस वाले क्षेत्र को चेलिस्तान कहा जाता है। तो चेलिस्तान से, और एक है बनावली से, ठीक है, एक है बनावली से। कहाँ से, बनावली। और बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। वहाँ से हमें मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। जब खुदाई की होगी तो वहाँ पर हमें जीर्ण अवस्था में मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, एक तो प्राप्त हुए हैं हमें चेलिस्तान से, ठीक है, चेलिस्तान से। चेलिस्तान कहाँ पर है भाई, वही थार से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये पाकिस्तानी या पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है। ये जो चेलिस्तान है वो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ से और कौन सा, और भारत के अंदर बनावली। और बनावली कहाँ पे भाई, हरियाणा में। यहाँ से हमें कहाँ प्राप्त है, मिट्टी के बने हल, ठीक है। मिट्टी के बने हल हम कहाँ से बने, चेलिस्तान और बनावली से, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, इसकी जो ट्रिक है वो याद करो आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रिक याद करो। ट्रिक कैसे याद करोगे, यस, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लिखो ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, कि मिट्टी के बने हल, किसके, मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, मिट्टी से बना चेला, ठीक है।
बोलते हैं चेला मतलब शिष्य, बोलते हैं ना मिट्टी से बना चेला। किससे बना चेला? मिट्टी से बना चेला, मिट्टी से बना चेला। देखो मिट्टी से बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली, और चेला से चेलिस्तान। ठीक है, बना से क्या बन जाएगा? बनावली, जो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है, हरियाणा में है। और चेला से क्या होगा? चेलिस्तान, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का थार का रेगिस्तान है, वैसे ही पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, क्या रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं चेलिस्तान। तो मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? या हड़प्पा कालीन मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? मिट्टी से बना चेला। क्या होगा? मिट्टी से बना चेला। क्या होगा? मिट्टी से बना चेला। क्लियर? यस। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भाई, भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ना। जहाँ हमें ट्रिक की आवश्यकता होगी हम वहाँ ट्रिक से पढ़ेंगे, और जहाँ हमें समझने की आवश्यकता होगी वहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कृषि प्रौद्योगिकी में क्या लिखेंगे? हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, जिसके संकेत हमें अनाज के दानों के रूप में प्राप्त हुए हैं। साथ में वहाँ हमें मोहरें मिली हैं, और क्या मिली है? मीण मूर्तियाँ मिली हैं, जिस पर कृषक का रेखांकन है, अर्थात किसान का रेखांकन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, और खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए वे बैलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये देखो बैल का प्रयोग करते हुए कृषि कर रहा है। और साथ ही हमें मिट्टी से बने हल हमें चेलिस्तान, जो कि पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, और बनावली जो कि हरियाणा में है, वहाँ से हमें मिट्टी से बने हल प्राप्त हुए। तो मिट्टी से बने हल प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो मिट्टी से बना चेला। ट्रिक क्या इसकी? मिट्टी से बना चेला, है ना। मिट्टी से बना चेला मतलब मिट्टी से बना मतलब मिट्टी के बने हल कहाँ से? बना मतलब बनावली, और चेला मतलब चेलिस्तान। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक आप है अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लें और उसको पढ़ें और बार बार रिवाइज़ करें। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कालीबंगा, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कहाँ से है कालीबंगा? कहाँ पर है वर्तमान में? कहाँ पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर है, एक जिला है हनुमानगढ़, वहाँ पर है कालीबंगा। ठीक है, ये भी एक हड़प्पाकालीन स्थल है। क्या है? हड़प्पाकालीन स्थल है कालीबंगा। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की। किसकी बात करेंगे? कालीबंगा की बात करेंगे। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा ये दिख रहा है कालीबंगा। यस, कालीबंगा से हमें क्या पता है? वो कालीबंगा है कहाँ पर? कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ मतलब वहाँ चूड़ियाँ प्राप्त हुई है हमें उत्खनन के अनुसार, उत्खनन के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। का नाम क्यों पड़ा? काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं इसलिए। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। जूते हुए हल, देखो यहाँ जूता हुआ हल है, ये जूते हुए हल हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, तो वहाँ के लोग खेती करते थे। तो खेती के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? चेलिस्तान से प्राप्त हो रहा है, बनावली से प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त है? मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए, इसका मतलब वहाँ के लोग खेती करते थे। फिर कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत मिले हैं। क्या? जूते हुए खेत मिले के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसकी ट्रिक, कालीबंगा की ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? बहुत सिंपल है। यस, लिख दो, एट द स्पॉट बनाइए मैंने। यस, याद करोगे कालू के जूते, कालू के जूते। ठीक है, कालू के जूते, इतना रखना है, कालू के जूते। यस, कालू के जूते, कालू के जूते, कालू से कालीबंगा, और जूते का मतलब जूते हुए खेत। कालू के जूते खेत में मिले, कालू के जूते खेत में मिले, ऐसे याद रखना है। कालू के जूते कहाँ से प्राप्त हुए? हमें खेत से प्राप्त हुए।
ये क्या ट्रिक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए, या प्रश्न आ गया तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। क्या होगा, कालीबंगा। उस समय आपके दिमाग में एक ही ट्रिक आना चाहिए और वो ट्रिक है, क्या है ट्रिक, कालू के जूते खेत में मिले। कालू के जूते खेत में मिले, कालू से कालीबंगा, और जूते खेत मतलब जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। और ज़्यादा रखना है राजस्थान में किस जगह, हनुमानगढ़ नामक जो जिला है वहाँ से, ठीक है। तो क्या मिला वहाँ, आरंभिक हड़प्पा के स्थलों का संबंध, ठीक है। जो जूते हुए खेत मिले हमें कालीबंगा से, वो जो आरंभिक स्टार्टिंग में जो हड़प्पा का समय था, कालक्रम था, उस समय एक संबंध रखते हैं ये जूते हुए खेत। और इस खेत से हमें क्या मिले, हल के रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें, ठीक है, दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मतलब क्या मिला है, दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए हमें जोते हुए खेत या हल प्राप्त हुए हैं। इससे हमें यह अनुमान लगाया जाता है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कालीबंगा के अंदर कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, दो अलग अलग प्रकार की। हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है जहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, और वो कहाँ पर, कालीबंगा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखना। यस, दो अलग अलग फसलों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। ये लिखना है यहाँ पे नोट बना के कि दो अलग अलग प्रकार की फसलों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा। कालू के जूते खेत में मिले, और अलग अलग फसलों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे वो कैसे थे, अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब सूखा हुआ क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है, ठीक है। इसलिए क्या होता था, इसलिए कृषि करने के लिए उन लोगों को किस पर डिपेंड रहता था, सिंचाई पर डिपेंड रहता था। मतलब वहाँ बारिश बहुत कम होती थी, ठीक है, बारिश बहुत कम होती थी, तो क्या होता था, फसलें बिगड़ जाती, या फिर सूखा ही सूखा अकाल पड़ा था तो ज़मीनें सूख जाती थी। इसलिए उनको समय समय पर किसकी आवश्यकता पड़ती थी, सिंचाई की आवश्यकता पड़े। और सिंचाई के लिए वो किसका यूज़ करेंगे, नहरों का यूज़ करेंगे, तालाबों का यूज़ करेंगे, कूपों का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस प्रकार का यूज़ करेंगे। देखो ये तालाब है, ये नल, ये है ना, ये जल को संचरण करना, यहाँ जल को संचरण करते, बारिश के दिन में क्या करते थे, वो जल का संचरण करते, फिर उसी जल का यूज़ वो कृषि के अंदर किया करते थे। कहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग। तो प्रश्न आ सकता है, यस, अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे वो किस प्रकार के थे, परीक्षा आ जाए, अधिकांश हड़प्पा स्थल डैश 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 में स्थित थे, ठीक है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। प्रश्न ऐसा आ सकता है रिक्त स्थान वाला, तो उस रिक्त स्थान में भरना है भाई, सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब वो क्षेत्र कैसा है, सूखा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अफगानिस्तान में जो शोरतुगई नामक स्थान है, क्या नाम है, शोरतुगई। शोरतुगई कहाँ पर, अफगानिस्तान में। वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब कृषि के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी कहाँ से मिलेगा, या तो नहरों से मिलेगा, या तालाब से, या नदी से, ऐसा कहीं कैसे मिलेगा। तो अफगानिस्तान का एक स्थान है शोरतुगई, यहाँ शोरतुगई है, शोरतुगई है, वहाँ से हमें नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। देखो ये नहर जा रही है, ठीक है, तो इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हमें, नहरों के अवशेष, ये अलग से नोट्स बना लो आप ऐसे। नहरों के अवशेष हमें मिले हैं शोरतुगई, और शोरतुगई कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, अफगानिस्तान। वहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, शोरतुगई से हमें नहरों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नहर कहाँ से प्राप्त हुए, नहरों के अवशेष हमें शोरतुगई से, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक याद कर सकते हो,
क्या आता होगा? नशा अफगानिस्तान का, नशा अफगानिस्तान, न से नहर, शाह से शोरतुगई और अफगानिस्तान। शोरतुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ट्रिक से याद कर सकते हो आप, ठीक है, ट्रिक, ठीक है, यहाँ, ठीक है। नहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नहरों के साक्ष्य है नशा, इसकी ट्रिक है, लिख दो ट्रिक, ठीक है, यहाँ मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक, ठीक है। ऊपर तो कट रहा है, आप इसको समझ लें, यहाँ मैं काट रहा हूँ इसको, यस, यहाँ लिखें आप, ट्रिक लिखें, क्या लिखें? ट्रिक लिखें, ठीक है। तो नहरों के साक्ष्य में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? नशा अफगानिस्तान का, ठीक है, नशा अफगानिस्तान का। न से नहरों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ से? शाह से शोरतुगई, और शोरतुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर हम, ठीक है, यहीं फिनिश करेंगे, फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है भाई? गुजरात। मैंने कहा था गुजरात के कुछ क्षेत्रों से या कुछ स्थलों से में बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वो भी अनाज है, उसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? गुजरात के कुछ स्थलों से। और एक तो धोलावीरा है, लोथल है, यहाँ से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुजरात है। और यहाँ पर हमें जलाशयों के रूप में, मतलब कृषि के लिए जो जलाशय का यूज किया जाता था, कृषि के लिए जल संचयन हेतु किसका प्रयोग किया? जलाशयों का। किसका प्रयोग? जलाशय। और जलाशय में क्या आएगा? जैसे कुएं के अंदर पानी इकट्ठा कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा तालाब कर ले, या खड्डे खोद के उस क्षेत्र को खड्डा खोद के उसको घेरा कर देना, वहाँ पानी रुक जाता था। तो ऐसे स्थानों के हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? धोला, जलाशय, मतलब पानी को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं जलाशय, ठीक है। तो जलाशयों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हमें? धोलावीरा से। कहाँ से? और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है भाई? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नहरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं हमें? नहरों के साक्ष्य आते ही नशा अफगानिस्तान का, यह आना चाहिए आपको, नशा अफगानिस्तान, नहर शोरतुगई अफगानिस्तान, ठीक है। परीक्षा में आ जाए जूते के, तो एक ही ट्रिक आनी चाहिए, कालों के जूते खेत में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दो अलग अलग प्रकार के फसलों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वही कालीबंगा से, जहाँ खेत जुते हुए मिले हैं ना दो, ठीक है, समकोण पर काटते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने तो कुछ और फसल उगाई थी और पास वाले पड़ोसी ने कुछ और उगाई थी। इसका मतलब ये है कि कालीबंगा से हमें दो प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर प्रश्न आ जाए नहरों के साक्ष्य, तो एक ही ट्रिक है, नशा अफगानिस्तान का। न से नहर के साक्ष्य, शाह से शोरतुगई, और अफगानिस्तान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है, यस। और धोलावीरा में जो कृषि करने के लिए जो चीज़ें मिली है, जो साक्ष्य मिले हैं, जल संचयन समझते हो? जल का संचयन करना। जैसे बारिश के दिनों के अंदर हम क्या करते हैं जहाँ जो ऐसे क्षेत्र जहाँ सूखा पड़ता हो, जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बारिश आने से पहले जो तालाब वाला होता है उसको और गहरा कर देते हैं, और गहरा करने के बाद उस पानी को वहाँ इकट्ठा किया जाता है, और उसी पानी के थ्रू वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो जलाशय के बाद आ जाए या जल संचय है, तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा गुजरात से, ठीक है, धोलावीरा गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार हम आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके, किस प्रकार उनका रहन सहन, वो जीवन यापन करते थे, अपने जीवन के अंदर किन किन अनाज का उपयोग करते थे, किन किन पशुओं का उपयोग करते थे। साथ ही हमने क्या पढ़ा, वहाँ के जो लोग हैं वो कृषि किस प्रकार किया करते थे, ठीक है, कृषि के अंतर्गत हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, किन किन स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली है, कहीं से हमें कृषक के रेखांकन मिले हैं मोड़ों के और मरमतियों पर, तो कहीं पर हमें जूते हुए खेत मिले हैं, तो कहीं पर हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं, तो कहीं पर हमें जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, और कहीं पर हमें अर्ध शुष्क क्षेत्रों से हमें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्थान भी थे जो अर्ध शुष्क थे, जहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, ठीक है। तो वहाँ पर कृषि करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता पड़ती थी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और सिंचाई के लिए वो क्या करते, बारिश होने से पहले या गर्मियों में उस ऋतु के अंदर वो क्या करते, उन गड्ढों को और गहरा करते और पानी का वहाँ संचयन करते, और उसी पानी का उपयोग करते वो अपनी कृषि किया करते थे, ठीक है। अंत में मैं आपसे एक बार और
निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बुलंद करें। मैं आगे इसी प्रकार के आपके नए नए वीडियो लेकर आऊँगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे इन वीडियो को, इन चैप्टर्स को अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाएगा। हम हर टॉपिक के बाद एक सीरीज़ लेके आऊँगा, हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो पहले बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आ सकते हैं उनको हल करेंगे और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आगे भी मैं ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।